रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में ऐसा भी लिखा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम सेम है। हमने जो लिखा वहां रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों में प्रजनन, या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि जीव जंतु कैसे प्रजनन करते हैं, बात सेम सेम है। तो इस चैप्टर में जो बातें हमें पढ़नी है वो है डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन, नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, टू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual and sexual, reproductive organs in plant, fertilization, external and internal, fruit formation, true fruit and false। और भी आइटम है जो बाद में हम लिखेंगे, पहले हम लोग इतने बात को जाने की है क्या है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि जीव जंतुओं में प्रजनन। रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बात आप केवल क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में भी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वहां भी डायग्राम हम लोगों ने देखा था। आज उसी का थोड़ा सा विस्तार रूप यहाँ पे हम जानेंगे, वही चीजें हैं उसी को थोड़ा डिटेल में जाना। तो डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है, द प्रोसेस बाय विच an organism give birth to their young ones, माने वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई सजीव, कोई जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन प्रजनन कहते हैं। यह एक तरह का लाइफ प्रोसेस है। ये भी सभी जीव जंतु अपने जीवन काल में प्रजनन करते हैं और अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो यही परिभाषा सबसे सिंपल भी है, द प्रोसेस बाय विच, प्रक्रिया जिसके द्वारा एन ऑर्गेनिज्म एक जीव गिव बर्थ जन्म देते हैं टू देयर यंग वन, अपने ही जैसा संतान को जन्म देते हैं, उसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, आखिर प्रजनन की क्या जरूरत है जीवों को, क्यों प्रजनन करते हैं, अगर प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। ये है नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। अगर जीव जंतु प्रजनन नहीं करते तो आज पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु दिखाई नहीं देते। पहले भी जीव जंतु थे, आज भी जीव जंतु हैं और भविष्य में भी जीव जंतु रहेंगे। इसका मेन कारण है कि सभी जीव जंतु प्रजनन करके अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, फिर वो संतान अपना जीवन चक्र पूरा करता है, फिर एक दिन वो भी मरता है, फिर उसके भी संतान होते हैं। तो पृथ्वी पर अगर लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाया रखना है तो उसके लिए प्रजनन आवश्यक है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब ये पृथ्वी पर हमेशा जीव जंतु कायम रहे, इसके लिए प्रजनन अति आवश्यक है। और इसीलिए जीव जंतु प्रजनन करते हैं ताकि पृथ्वी पर हमेशा जीव जंतु कायम रहे, हमेशा आबाद रहे, जीव जंतुओं की आबादी हमेशा बनी रहे। इसके लिए प्रजनन एक अति आवश्यक क्रिया है। प्रजनन की क्रिया पेड़ पौधों में भी होती है, प्रजनन की क्रिया बड़े बड़े जानवरों में भी होती है, प्रजनन की क्रिया छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी होती है। तो पहले तो हम जानेंगे कि प्रजनन पौधों में कैसे होता है। तो दुनिया में जो पौधे हैं उनमें सबसे ज्यादा आबादी फ्लावरिंग प्लांट का है, फूल वाले पौधे का है। फूल वाले जो भी पौधे हैं वो सब के सब सेक्सुअल मेथड से प्रजनन करते हैं। ऐसे प्रजनन के दो तरीके हैं, एक एसेक्सुअल कहलाता है, दूसरा सेक्सुअल कहलाता है। तो वह प्रजनन जिसमें कोई जीव अकेला ही प्रजनन कर ले, अकेले ही अपने जैसा संतान पैदा कर दे, उसको हम एसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन जिस प्रजनन में मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है उस प्रजनन को हम लोग सेक्सुअल कहते हैं। तो जो जीव जंतु एसेक्सुअल मेथड से प्रजनन करता है उसमें फर्टिलाइजेशन की घटना नहीं पाई जाती है, और जो जीव जंतु
सेक्सुअल मेथड से प्रजनन करता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, और मेल फीमेल दोनों के मेल से फर्टिलाइजेशन होता है और बाद में चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये एक जो मेन फंडामेंटल डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, कि एसेक्सुअल में नो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हमें याद रखना है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड का क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन। फूल वाले जितने भी पौधे हैं, लगभग 90% से अब तो फूल वाले ही पौधे हैं दुनिया में। तो फूल वाले जो भी पौधे हैं उन सब में सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन, यानी पेड़ पौधे का जो फ्लावर होता है वही उनका मेल और फीमेल पार्ट दोनों रखता है। अक्सर फूल वाले पौधे द्विलिंगी होते हैं। फूल वाले पौधे में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। स्टेमेन, पिस्टिल, कार्पेल, ये सब आपने पहले भी सुना है। तो इसमें स्टेमेन जो होते हैं वो कहलाते हैं मेल पार्ट, और कार्पेल या पिस्टिल जो होता है वो कहलाता है फीमेल पार्ट। स्टेमेन में पॉलन ग्रेन बनता है जिसको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं, और पिस्टिल या कार्पल के ओवरी वाले पार्ट में ओव्यूल होता है, ओवम होते हैं, तो वो उनका फीमेल गैमेट कहलाता है। तो जब इनका फ्यूजन होता है एक दूसरे में तो उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस डिफिनेशन को आप बहुत पहले से जानते होंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन होती है, मनुष्य में भी फर्टिलाइजेशन होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु में फर्टिलाइजेशन होते हैं, क्योंकि उनमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन वाली घटना फ्लावरिंग प्लांट में भी होती है। जैसे ही फूल वाले पौधे में पहले तो पॉलिनेशन होता है, और ये भी आप जानते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जैसे बड़े बड़े जानवरों में मेल और फीमेल का शारीरिक संबंध बनता है, जिसको हम लोग कॉपुलेशन कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं, तो ये होता है जानवरों में। फूल में कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है, फूल में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, और उसके पॉलन ग्रेन उसके मेल गैमेट कहलाते हैं। मेल गैमेट स्टिग्मा पे गिरता है, फिर पॉलन ट्यूब जन्म लेता है। पॉलन ट्यूब उसको बीज से निकालते हुए रास्ता अंदर में ओवरी में आके फ्यूज कर जाता है, दोनों के न्यूक्लियस एक हो जाते हैं। उसी घटना को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फूल में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फूल के सभी पार्ट मुरझा के गिर जाते हैं। केवल फूल का जो ओवरी होता है, फीमेल पार्ट में भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो नीचे का जो ओवरी भाग होता है, फूला हुआ पार्ट, ओवरी, वही पार्ट आगे की ओर विकास करने लगता है और अंत में फूल से फल बन जाता है। तो ओवरी के विकास से ही फूल से फल बनता है। ये याद रखना है कि ओवरी मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो वही फल का रूप ले लेता है। तो इस तरह से पेड़ पौधे में, फ्लावरिंग प्लांट में इस तरह से प्रजनन की क्रिया होती है। सभी फूल वाले पौधे एक दिन फल में रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, वही उनके संतान कहलाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन प्लांट में आपको बता ही दिए कि ऐसे तो फ्लावर में 4 गो पार्ट होता है मुख्य रूप से, स्टेमेन, पिस्टिल और ये पेटल, सेपल, ये भी होता है। पेटल और सेपल तो एट्रैक्टिव पार्ट है। पेटल और सेपल तो बीच वाले अंग को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, तो वो उसका एक्सेसरी ऑर्गेन माना जाएगा। मेन जो अंग होता है वो स्टेमन और पिस्टिल होता है फूल में, और अक्सर जब फूल में दोनों अंग होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। नेचर में ज्यादा से ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर ही है, बहुत कम मात्रा में ये मेल और फीमेल वाले पौधे होते हैं। जैसे तार का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, पपीते का पेड़ है, इसमें अलग अलग होता है, अलग अलग पेड़ में होता है। तो ये, लेकिन ज्यादातर पौधे जो होते हैं वो सब बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह का होता है,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल बॉडी के बाहर हो तब हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल शरीर के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप ऐसे समझिए कि जब कोई फीमेल बच्चे को जन्म देती है, जैसे हथनी जन्म देती होगी, कुतिया जन्म देती होगी, तो ये फीमेल जब बर्थ दे, जन्म दे बच्चे को, तब वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हुआ हो। लेकिन ऐसे भी जीव जंतु हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल में फ्रॉग का नाम आता है, मछली का नाम आता है। ये जो जीव जंतु हैं बड़ी संख्या में अंडे देती है पानी में, बहुत इनके फीमेल बहुत ज्यादा पानी में अंडे दे देती है, मल द्वार से इनका अंडा निकलता है, और उसी समय स्पर्म भी मेल अपना डाल देता है बाहर में ही, क्योंकि इनमें कोई पेनिस जैसा अंग नहीं होता है, और बाहर ही बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। पेरेंटल केयर की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। फिर वो फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया, पानी में हो गया, ढेर सारे अंडे दे दिए, वहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, कुछ फर्टिलाइज हुआ, कुछ अनफर्टिलाइज हुआ। अब मेढकी उसको देखने नहीं जाती है, मछलियां उससे अपने अंडे को दोबारा देखने नहीं जाती है। तो मछली और मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बाकी जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल भी आपने करीब करीब समझ लिया होगा। अब यहाँ पर एक चीज है, फ्रूट फॉर्मेशन में बताया हमने ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। फल भी दो प्रकार के होते हैं। फल का निर्माण हमेशा, फल और बीज का निर्माण किसी भी पौधे में जो होता है हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, क्योंकि उनमें पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फूल के सारे पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे मुरझा के गिर जाते हैं जमीन पे, केवल ओवरी का विकास होना शुरू होता है, और वही ओवरी मॉडिफाइड होकर के फ्रूट का निर्माण कर देता है। अब फ्रूट भी दो प्रकार के हैं, एक का नाम है ट्रू फ्रूट और दूसरे का नाम है फॉल्स फ्रूट। तो अब जरा यहाँ पे जान लीजिए कि ट्रू फ्रूट क्या है और फॉल्स फ्रूट हम लोग किसको कहते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम ये है, आपकी समझने के लिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि फूल में थैलमस होता है। थैलमस क्या होता है कि पुष्पासन बोला जाता है उसको, पुष्पासन। अगर केवल ओवरी विकास करे और उससे फल का निर्माण हो तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। और अगर कहीं ओवरी के साथ साथ थैलमस भी विकास करे, मिलजुल कर, पुष्पासन भी और ओवरी भी दोनों मिलजुल के विकास करे, और इस तरह से जो फ्रूट बनता है उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में केवल ओवरी का डेवलपमेंट होता है, और फॉल्स फ्रूट में ओवरी के साथ साथ थैलमस का भी एक साथ विकास होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल और पियर, नाशपाती और सेब, ये दो जो हैं फॉल्स फ्रूट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में केवल ओवरी का विकास नहीं होता है, थैलमस का भी विकास होता है साथ साथ। अब इसके बाद हमको पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन के मेल का पार्ट जानना है, फीमेल का पार्ट जानना है। मेल पार्ट में होते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम, वसा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरिथ्रा, ये सब नाम है, ये सब मेल पार्ट कहलाते हैं। टेस्टिस दो जांघ के बीच एक मस्कुलर बैग में है, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, दो की संख्या में होता है। यही टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करता है, जिसे हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है और वो मेल गैमेट कहलाता है। टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करता है हार्मोन के प्रभाव से। जब एडोलसेंस आती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक सिग्नल आता है
और वो टेस्टिज की कोशिकाओं को जगाता है, उसको एक्टिवेट करता है, और किशोरावस्था में, एडोलसेंस में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उन लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होने लगता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ये भी आप पहले से सुने होंगे, लड़कों में दाढ़ी मूंछ की रेखाएं बन जाती है, आवाज भारी हो जाता है, मसल्स ब्रॉडेन हो जाते हैं, मांसपेशियां चौड़ी हो जाती है, और थोड़े बहुत बाल उगने शुरू हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों तरफ। तो ये सब जो परिवर्तन आता है एडोलसेंस में, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, ये दोनों घटना जो होती है हार्मोन के प्रभाव से होती है, और ये हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस में पाया जाता है। उसी तरीका से फीमेल के भी अंग होते हैं। फीमेल के जो अंग होते हैं उनमें नाम आता है ओवरी का, एक जोड़ा ओवरी होता है, ओवरी ओवम बनाता है, ये भी याद रखना है, ओवम ही फीमेल गैमेट कहलाता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होते हैं, फैलोपियन ट्यूब का एक दूसरा नाम, फैलोपियन ट्यूब का एक दूसरा नाम वो ओविडक्ट भी होता है। तो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ओविडक्ट, उसके बाद यूट्रस होता है, जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, यूट्रस गर्भाशय या बच्चेदानी बोला जाता है। उसके बाद सर्विक्स होता है, वेजिना होता है, ये सब अंग होते हैं फीमेल के। और इसका डायग्राम किताब में अच्छी तरह बनाया हुआ है, आप भी लेवल डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए 2-4 बार, और उसके सारे पार्ट को लेवल कीजिए, नाम भी याद हो जाएगा डायग्राम बनाते बनाते। तो ये सब मेल और फीमेल के अंग कहलाते हैं। तो मेल और फीमेल के अंग होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो है मनुष्य में, फर्टिलाइजेशन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओविडक्ट में होता है। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? फिर एक शब्द आया यहाँ पर, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है कि फर्टिलाइज एग, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, वो फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से निकल कर धीरे धीरे बीच वाले ट्रायंगुलर चैम्बर में जब स्थापित होता है, उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यहाँ भी जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम है, छोटा सा देखिए, ये अगर ओवम है और ये है स्पर्म, ये अगर मेल गैमेट है तो ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट से फीमेल गैमेट का मिलना, ये है फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, जिसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है। ये जाइगोट हो गए। जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनते हैं, ये 2 पार्ट में बट गया। कुछ समय के बाद ये 4 पार्ट में बट गया, ये 4 सेल हो गए, फिर 8 सेल हो जाएंगे, फिर 16 सेल हो जाएंगे, फिर 32 सेल हो जाएंगे, फिर 64 सेल हो जाएंगे। तो ये जब 64 सेल, 128 सेल, इतने जो सेल बनेंगे, उस स्टेज को हम इम्ब्रियो कहेंगे। तब वो इम्ब्रियो हो गया, और वो इम्ब्रियो के रूप में जब आ गया, इम्ब्रियो के रूप में आके और वो गर्भाशय में जो स्थापित होता है, उसे ही हम लोग साइंस की भाषा में, बायो की भाषा में, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अंतः स्थापित हो जाने के बाद यहीं पर बच्चे का विकास 9 महीने तक चलता है। 9 महीने के कुछ दिन बाद, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन के बाद बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ होती है। तो ये सारी घटना मनुष्य में पाया जाता है। उससे पहले फीमेल में भी कुछ चेंज होते हैं। जैसे मेल में हमने बताया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट एंड गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो फीमेल के अंदर भी कुछ चेंज आते हैं। जैसे फीमेल के मैमेरी ग्लैंड का आकार बढ़ने लगता है, फीमेल में एम्फी साइकिल प्रारंभ हो जाती है, फीमेल में ओवम का निर्माण हो जाता है। एम्फी साइकिल रियल में क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड ओवम का फीमेल के शरीर से ब्लीडिंग के साथ बाहर निकलना, परियोडिकली हर एक महीने, वही एमसी साइकिल कहलाता है। हर महीने एक ओवम बनती है, हर महीने एक ओवम उसके शरीर से बाहर निकलती है, और उस समय ब्लीडिंग होती है 2-1 दिन तक, फिर वो नॉर्मल हो जाती है,
इसी घटना को हम लोग एमसी कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो फीमेल जब सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ आती है, जब उसमें प्रजनन के की योग्यता आएगी, तो सबसे पहले उसमें एमसी साइकिल प्रारंभ हो जाएगी। ये भी हार्मोनल इफेक्ट के कारण होता है, हार्मोन के कारण होता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। तो ये सारी घटना मनुष्य में पाई जाती है। तो डायग्राम आपको जब असाइनमेंट मिलेगा तो डायग्राम आपको बनाना है, और यहाँ पे कॉपी हम लोग चेक करेंगे, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। पिछले बच्चे आप जहाँ भी हो अपना अपना काम करना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद आपको जो पढ़ना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल पढ़ना है। ये एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है क्लास 10th में। हाँ, तो आप बता रहे थे हम कि फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल मेथड क्या। फैमिली प्लानिंग का मतलब है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब है अपने परिवार में बच्चों की संख्या आप कम से कम रखें। 1 से 2 बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। कहा भी जाता है कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे स्लोगन आप सुनते हैं। इस स्लोगन में वास्तविकता ये है कि जितना ही छोटा परिवार होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उनका मेंटेनेंस ठीक से होगा। बच्चे को पढ़ाना लिखाना पालना पोसना ये सब जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो छोटा परिवार होने से ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको। तो हर आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित करे। ज्यादा फौज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए परिवार में। उसके लिए कई मेथड हैं जिसको अगर हम अपनाएं तो हम लोग भी अपने परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग के या बर्थ कंट्रोल के जो मेथड हैं वो 3 मेथड हैं मुख्य रूप से। एक कहलाता है बैरियर मेथड, दूसरा कहलाता है केमिकल मेथड, और तीसरा कहलाता है सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में क्या है कि अगर पुरुष कंडोम या निरोध का इस्तेमाल करे कपुलेशन से पहले, इंटरकोर्स से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले, तो उसके स्पर्म उसी निरोध में रह जाते हैं, वो हमसे मिल नहीं पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और ये बर्थ कंट्रोल का सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित उपाय माना जाता है। सस्ता इसलिए है कि 10 रुपए में 4-5 कंडोम मिल जाते हैं, सरकार की अस्पताल में मुफ्त मिलते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और किसी भी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये हमें बचा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमें होने नहीं देता। क्योंकि अगर निरोध का इस्तेमाल करें, लोग कंडोम का इस्तेमाल करें, तो कोई बीमारी प्रजनन अंगों में नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा है, ऐसे फीमेल में भी होता है सर्वाइकल कैप, ये भी एक मेथड है। मेल के लिए जैसे कंडोम है, फीमेल के लिए वो सर्वाइकल कैप होता है जो सर्विक्स में लगा दिया जाता है, तो वो सुरक्षित रहता है, कोई भी स्पर्म ओवम से मिल नहीं पाता। केमिकल मेथड में फीमेल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फीमेल में है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, जो अक्सर वो भी सस्ता है। बाजार में 28 दिन 30 दिन का एक पत्र मात्र 10 रुपया में मिलता है, और सरकार के अस्पताल में आंगनबाड़ी केंद्र में मुफ्त मिलता है। तो अगर गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल फीमेल करे, तो वो जब तक करती रहेगी इसका इस्तेमाल, तब तक वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो ये भी सुरक्षित है, ये भी सस्ता है, और ये भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है ना, ये भी, इसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर जब चाहे आपको प्रेग्नेंट होने की इच्छा है तो आप गर्भ निरोधक गोलियां खाना बंद कर दीजिए, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो ये भी सस्ता और सुरक्षित मेथड है। उसके बाद एक तीसरा जो मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब बंध्याकरण ऑपरेशन। मेल में अगर ये ऑपरेशन होता है तो मेल के इस ऑपरेशन को
बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में जो टर्म है उसका नाम है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी का मतलब होता है वसा डिफरेंस नली जो है, जो टेस्टिस से अटैच नली है, जो स्पर्म को कैरी करता है, ले जाता है ऊपर की तरफ और बाद में पेनिस से इंजेक्ट कराता है, वो स्पर्म डक्ट को, उस वसा डिफरेंस को, दोनों तरफ के वसा डिफरेंस को काट के पास दिया जाता है। अब टेस्टिस में स्पर्म रह गया, वसा डिफरेंस वाले पाइप में गया नहीं, तो वो वेजिना के अंदर, यूट्रस के अंदर, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर जा ही नहीं सकता है क्योंकि तो बंधा हुआ है। तो ये है परमानेंट मेथड, ये परमानेंट है। अगर आपको कभी बच्चे नहीं चाहिए तो मेल भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं और फीमेल भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। तो मेल के ऑपरेशन में वसा डिफरेंस नली को काटा जाता है दोनों तरफ का, अब फीमेल के ऑपरेशन में फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, जिसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा, आपको एकदम बिल्कुल छोटा सा मैं डायग्राम बता रहा हूँ, आप बड़े डायग्राम के लिए किताब से कंसल्ट कीजिए और हर हाल में बनाने का प्रयास कीजिए। तो फीमेल में कुछ इस टाइप का होता है, जरा यहाँ पर आप देखिए फीमेल में, फीमेल के कुछ अंग ऐसे होते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ये दो ओवरी है फीमेल का, ये जो नली है इसी को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये जो बीच का पार्ट है ये है यूट्रस और ये है सर्विक्स वेजिना, ये है फीमेल का। मेल में टेस्टिज है दो, टेस्टिज से ये दो नली लगा हुआ है इस टाइप का, ये दो नली लगा हुआ है, आगे आकर के ये दोनों नली यूरिनरी ब्लैडर से पास करते हुए एक बन जाता है, एक नली बन जाता है, एक नली, और यही पर आपका पेनिस होता है। ये है पेनिस, ये पेनिस है, ये टेस्टिस है, ये वसा डिफरेंस है, और ये पाइप जो अंदर में बीच में है पेनिस के अंदर, इसको हम लोग यूरिथ्रा बोलते हैं, या एक और भी नाम है इसका कॉमन यूरिनो, यूरिनो जेनिटल, GENITAL जेनिटल ट्रैक्ट, कॉमन क्यों बोला गया? क्योंकि इस रास्ते यूरिन भी निकलते हैं और इस रास्ते स्पर्म भी निकलते हैं, इसलिए इसको कहा गया कॉमन यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। या नहीं बोलना है इतना बड़ा तो यूरिथ्रा कह सकते हैं आप इसको। तो आपका मेल और फीमेल पार्ट मैंने दोनों बता दिया, यहाँ पर सारे पार्ट का नाम बता दिया। ये डायग्राम आपको हर हाल में बनाना है। हम लोग चल रहे थे फैमिली प्लानिंग में, तो फैमिली प्लानिंग में हमने बताया कि एक तो मेथड हो गया बैरियर, बैरियर मेथड में आ गया कंडोम और सर्वाइकल कैप, मेल में कंडोम है और फीमेल में सर्वाइकल कैप है। केमिकल मेथड में बताया हमने कि ओरल, ओरल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ओरल मतलब मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, क्योंकि फीमेल ये गोलियां मुंह से खाती है, इसीलिए इसको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या मुंह से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां बोला जाता है। तो ये केमिकल मेथड है। ऐसे स्पर्मिसाइड जेल भी आता है टैबलेट के रूप में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर फीमेल के वेजिना में इस टैबलेट को डाल दिया जाए तो वो अंदर में इतना केमिकल आ जाता है छाग जैसा, तो उसके अंदर कोई भी स्पर्म जाएगा तो वो स्पर्म मर जाएगा, और स्पर्म मर जाएगा तो फिर वहां भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो और तीसरा मेथड हमने बताया आपको ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी, जो सर्जिकल मेथड है। बिल्कुल अगर बच्चे कभी नहीं चाहिए, एकदम फाइनल है कि अस्थायी रूप से हमको चाहिए, तो उसके लिए ये सर्जिकल मेथड है। कुछ और भी मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे लूप है, कॉपर्टी का भी नाम आता है। तो ये सब के लिए जो बायोलॉजी में जो टर्म दिया गया है उसको कहते हैं हम लोग IUCD, उसका नाम है
IUCD। आई माने इंट्रा, इंट्रा INTRA इंट्रा। यू माने हुआ यूटेराइन, यूटेराइन। और सी माने हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव। और डी मतलब हो गया डिवाइस। IUCD का मतलब हो गया इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये वो टेक्निक है जो आजकल फीमेल इस्तेमाल करती है। कॉपर टी लगवा ले अगर फीमेल, या लूप लगवा ले तो ये 6 महीना 9 महीना के लिए लगाया जाता है, साल भर के लिए भी लगाया जाता है। तो जितना दिन तक ये दोनों चीज लूप या कॉपर टी लगा रहेगा फीमेल में, उतने दिनों तक उनमें प्रेगनेंसी होने की कोई संभावना नहीं रहती है। लूप कुछ इस तरह का होता है, प्लास्टिक का बना हुआ सर्किल आकार का लूप होता है। और कॉपर टी इस आकार का होता है, कॉपर टी। ये टी सीधे डाल दिया जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देता है, इधर भी और इधर भी फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया। तो ये से क्या होता है ना कि वो स्पर्म जो है वो जा नहीं पाते हैं, यहाँ तक आ नहीं पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ये आपका बर्थ कंट्रोल मेथड भी हो गया, फैमिली प्लानिंग भी हो गया, दोनों चीजें हो गई है। सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त में ऑपरेशन भी होता है, कुछ बख्शीश भी मिलता है, कर्मचारी है तो कुछ छुट्टी भी मिलती है, 15 दिन 20 दिन रेस्ट भी मिलता है। तो ये सारी सुविधा परिवार नियोजन के लिए सरकार की तरफ से चल रहे हैं और इसका लाभ हर आदमी को उठाना चाहिए। इसके बाद अगला जो चीज हमको पढ़ना है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है कि आप सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मेडिकल साइंस में एक नया टेक्निक है जिसके द्वारा कुछ 5 दंपतियों को भी संतान का सुख प्राप्त होता है। हो सकता है कि फीमेल में कुछ गड़बड़ी हो सकता है कि फीमेल में उनका फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जाम हो, क्लियर नहीं हो, स्पर्म जाने का रास्ता नहीं हो, या हो सकता है कि फीमेल में कुछ हार्मोनल कमी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो मेल पार्टनर है उनमें शुक्राणु नील हो, या शुक्राणु की संख्या कम हो, स्पर्म की संख्या कम हो। चाहे कारण जो भी हो, अगर दंपति को बच्चा संतान सुख नहीं मिल रहा है तो उनको चाहिए कि IVF सेंटर में जाकर और वहां से संतान प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। तो इसमें क्या होता है कि फर्टाइल सेंटर भी खुले हैं, जैसे ब्लड बैंक खुला हुआ है हर जगह बड़े बड़े शहरों में कि आपको इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत है तो आप वहां से जाके ब्लड उठाते हैं। उसी तरह बड़े बड़े शहरों में फर्टाइल सेंटर भी, जहां 5 दंपति जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको इस जगह पे इस टेक्निक का लाभ उठाना चाहिए। वहां पे फीमेल के ओवम और मेल के स्पर्म ये दोनों प्रिजर्व रखे जाते हैं। प्रिजर्व रखने का मतलब है उचित टेम्परेचर पे फ्रिज के अंदर ये लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। अगर आपके जांच में आया ऐसा कि आप एकदम बच्चे सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें, तो आप ऐसे सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि लैब में ही फर्टिलाइजेशन करा के और एक विशेष टेक्निक के द्वारा फर्टिलाइज एग को, इम्ब्रियो को फीमेल के भेजीना के अंदर डाल दिया जाता है यूट्रस में, और उसका हर महीने चेकअप किया जाता है कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट वो ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं। और इस तरह के तरीके से हजारों हजार बच्चे जन्म लिए हैं दुनिया में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो लैब में हुआ है। हो सकता है कि स्पर्म भी किसी और का होगा, ओवम भी किसी और का होगा, और आपकी मर्जी से इस तरह का करा के और आपके अंदर डाल दिया गया है, और वहाँ आपके गर्भाशय में यूट्रस में उसका सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। समय पूरा होने पर बिल्कुल स्वस्थ बच्चे का जन्म हो रहा है।
इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट बेबी, और इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन तो वो लैब में है, फर्टिलाइजेशन तो सेंटर पे कराया जा रहा है और उसमें से चुन करके एम्ब्रियो को डाला जा रहा है, यही कहलाता है टेस्ट बेबी या आईवीएफ। अब एक टॉपिक बच गया है कि एसेक्सुअल मेथड के जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बहुत टाइप, जैसे आपने सुना होगा बाइनरी फिजन, अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, एक ही अमीबा अपने शरीर को दो भाग में बांट लेता है, अपना साइटोप्लाज्म बिल्कुल आधा आधा कर लेता है, न्यूक्लियस का मटेरियल आधा आधा कर लेता है। तो प्रोटोजोआ समुदाय के जो जीव जंतु हैं, अमीबा है चाहे पैरामीशियम है, वो इसी तरीका से बाइंडिंग फिजन करता है। इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, जो है अमीबा वो ऑलरेडी फीमेल है क्योंकि वो मदर है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही है, उसमें मेल होता ही नहीं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल मेथड का रिप्रोडक्शन होता है। बर्डिंग भी सुना होगा, इसमें होता है, हाइड्रा में होता है बर्डिंग, उसमें भी क्या है, एक ही जीव के शरीर से बर्ड निकलते हैं और थोड़ा देर के कुछ दिनों के बाद वो बर्ड जब मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है तो खुद ही सेपरेट हो जाता है मदर बॉडी से, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन का हो गया। तो बाइनरी फिजन और बर्डिंग से तो हम लोग पहले से परिचित हैं। कुछ और नया मेथड जो हमें क्लास 10th में पढ़ना था वो है रीजेनरेशन, वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन है प्लाज्मोडियम में, जिसको हम लोग मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम जब मलेरिया पैरासाइट जब किसी मनुष्य के अंदर आता है तो उसके में गैमेट बनते हैं, और वो गैमेट जब मच्छर आपको काटता है तो वो दोनों गैमेट मच्छर के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, और मच्छर के अंदर सेक्सुअल मेथड उसको हो रहा है और मनुष्य के अंदर सेक्सुअल मेथड से उसमें प्रजनन, और हजारों हजार स्पोरोजोइड बन जाते हैं जो मच्छर के लाड़ ग्रंथि में आके जमा है। फिर जब ये मच्छर आपको काट रही है तो स्पोर डाल रही है मलेरिया पैरासाइट का, तो वो मल्टीपल फिजन कहलाता है। रीजेनरेशन प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में भी होता है। रीजेनरेशन का मतलब है कि प्लेनेरिया जंतु को हम कितनों टुकड़ा में काट के पानी में फेंक दें तो वो प्रत्येक टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया जन्म ले लेता है, कुछ दिन के बाद अपने आप वो हुआ रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन है जो स्पेशली अलगी में होता है, अलगी धागे जैसे पौधे होते हैं, क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, मगर एक्वेटिक है, जल में पाया जाता है। इसके लंबे लंबे फिलामेंट अगर टूट जाए पानी की धार में तो प्रत्येक टुकड़ा बाद में सेल डिवीजन करके फिर से नया फिलामेंट बना देता है, तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब एक और टॉपिक है वेजेटेटिव प्रोपोगेशन। वेजेटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब हो गया पेड़ पौधे के बीज और फल को हम छोड़ दें, जड़ काट के, तना काट के या पत्ते से नए पौधे को जन्म देते हैं, तो वो हो गया वेजेटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आपने सुना होगा ब्रायोफाइलम है जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थर चट्टा, इसके किनारे किनारे से लीफ मार्जिन से नए नए कली निकलते रहते हैं, और वो हो गया वेजेटेटिव प्रोपोगेशन का उदाहरण। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी 3 मेथड है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या है, जैसे आप गुलाब के डांड को काट के लगा दिए, आलू के तना को काट के जमीन में लगा दिए, तो ये आपका कटिंग मेथड से है। कहाँ आपने उसमें बीज डाला है, कहाँ उसमें आपने फल दिया है, वो तो बीज से हो नहीं रहा है, वो तो तना से हो रहा है, ये स्टेम कटिंग है। तो स्टेम कटिंग हुआ तो वो कटिंग मेथड है। लेयरिंग है कि हम लोगों के यहाँ अमरूद का बागान बराबर देखने को मिलता है, अमरूद के डांड को ही, स्टेम को ही जमीन में थोड़ा सा गाड़ करके और थोड़ा सा इतना छोड़ दिया जाता है ऊपर। कुछ दिन के बाद जो पार्ट जमीन के अंदर, उस तना का जो पार्ट जमीन के अंदर है, वहां पे थोड़ा दिन के बाद जड़ निकल जाते हैं, मिट्टी हटा करके और जड़ को बचा के मिट्टी लगा दिया, वो अमरूद का पौधा तैयार हो गया। तो इसी को हम लोग लेयरिंग कहते हैं।
आपका ये काम है कि कटिंग मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किन जंतुओं में होता है, लेयरिंग मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किन किन पौधों में होता है, इसका एक चार्ट किताब की मदद से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ग्राफ्टिंग हो गया कलमी पौधा तैयार करना। ये जो आम का आठी फेंक देंगे हम लोग, ये जो पेड़ जन्म लेगा, इसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलेंगे बिज्जू। इसके आठी बड़े बड़े होंगे और गूदा कम होगा, तो ये क्वालिटी फूड में नहीं आता है, क्वालिटी फ्रूट में नहीं आता है। लेकिन जहाँ नर्सरी है, जहाँ पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं, जहाँ कलमी पौधा तैयार किया जाता है, वहाँ पर किसी पुराने वृक्ष से अच्छे क्वालिटी के फल देने वाले वृक्ष से इस अमोला के पौधे को सटा के बांध दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद ये अमोला के पौधा में जब जड़ निकल जाते हैं, जहाँ ये चिपके रहते हैं किसी मेन प्लांट से, तो इसको फिर सेपरेट करके मिट्टी लगा के ये कलम तैयार किया गया। यही है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड से कलमी पौधा तैयार किया जाता है। तो इस जब आप यूँ समझिए कि जब प्लांट के बीज से जब हम नहीं वृक्ष को जन्म दे रहे हैं, ये सेक्सुअल मेथड से होता है, इसमें कोई पॉलिनेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये तो तना को काट के लगा दिए, जड़ को काट के लगा दिए। इस तरीका से जो हम नए नए पौधे को जन्म देते हैं, यही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब एक अंतिम बात और बताना है आपको, वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लंबे लंबे माता पिता के भी बच्चे नाटे नाटे हो सकते हैं, नाटे नाटे माता पिता के बच्चे लंबे लंबे हो सकते हैं, गोरे गोरे माता पिता के बच्चे भी काले काले हो सकते हैं। तो ये जो कुछ अंतर आया माता पिता से, कुछ अलग कैरेक्टर आया, ये है वेरिएशन। और यही वेरिएशन के बारे में कहा जाता है कि ये जीन से कंट्रोल होता है, ये जीन से ये वेरिएशन आते हैं। और ये वेरिएशन ज्यादातर उन जानवरों में आते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग प्रकार के गैमेट का फ्यूजन होता है। तो दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम आते हैं, दो अलग अलग प्रकार के जीन आते हैं। इस जीन में किसी की बारंबारता, किसी की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाए, कोई अपने अलग ढंग से सेट कर जाए, तो ऐसे हालत में वेरिएशन आता है। और वैज्ञानिक लोग का कहना है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हुआ है, ये जो जैव विकास हुआ है, ये पृथ्वी पर जो जीव जंतुओं का विकास हुआ है क्रम से, छोटे छोटे जीव जंतु से बड़े बड़े जीव जंतु जन्म लिए हैं, तो ये जो हुआ है इसके लिए वेरिएशन आवश्यक है। क्योंकि वेरिएशन से ही जीव जंतुओं का नया नया क्वालिटी का, नया नया जातियों का उद्भव और विकास होता है। तो आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए ये हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इसका असाइनमेंट आपको बहुत जल्द मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार किताब को थोरोली मन से सेल्फ स्टडी करते हुए बढ़िया से, पढ़ने का मतलब होता है एक एक लाइन का मतलब समझते हुए उसको आगे बढ़ना है। तो अब आपका करीब करीब बहुत सारा चैप्टर हमने बायोलॉजी का खत्म किया, तीसरा चैप्टर ये चल रहा है। आप इसको एक बार पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन डील करेंगे, आप अपनी किताब का भी डील करेंगे, प्लस जो हम लोग यहाँ से असाइनमेंट आपको भेजेंगे उसको भी आपको डील करना है, और अपनी तैयारी करते रहना है। स्कूल को जब खुलना होगा खुलेगा, आप अपने काम में लगे रहिए, ऐसा आपसे हम अपील करते हैं।